हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। फेज 1 तो हो चुका है हमारे नाबार्ड एग्जाम का, अब बारी है फेज 2 की। और फेज 2 के अंदर ईएसआई, एआरडी ये कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो आप ऑलरेडी फेज 1 में पढ़ चुके हैं। जो नया है, जिस पर अभी आपको कमांड बनाने की जरूरत है, दैट इज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के बारे में, पूरी तरीके से कितने मार्क्स आपको स्कोर करने की जरूरत है, किस तरीके से आप उस मार्क्स को स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, एक डिटेल्ड वीडियो, एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगी डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पार्ट की। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो मेंस के अंदर दो पेपर होंगे। पेपर 1 जो है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा, और पेपर 1 के अंदर आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चंस मिलेंगे। सॉरी स्टूडेंट्स, 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिलेंगे विच आर गोइंग टू बी ऑफ 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स इज द टाइम विच इज गिवन टू यू। ठीक है, सो 3 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स एंड 90 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल पैटर्न होगा एज फार एज इंग्लिश पेपर इज कंसर्न। ठीक है, अब सवाल आता है कि टारगेट स्कोर हमारा क्या होना चाहिए और कैसे हम उस टारगेट स्कोर तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये सब तो हमने देख लिया कि आउट ऑफ 200 मार्क्स 100 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के होंगे और 3 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करती हूँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के सिलेबस की, तो ये वो सिलेबस है जो हमें हमारे नोटिफिकेशन में प्रोवाइड किया गया था। सो इंग्लिश के सिलेबस में हमारे पास एसे, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रीहेंशन, बिजनेस एंड ऑफिस कॉरेस्पॉन्डेंस, जिसका मतलब होता है लेटर। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं, ये वो टॉपिक्स हैं जो हमारे पेपर 1 के अंदर हमें दिए गए। ठीक है, अब बात आती है कि मेजरली अगर हम देखें नाबार्ड के पेपर को, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स को अगर हम एनालाइज करते हैं तो मेजरली जो हमारे 3 क्वेश्चंस होते हैं वो एसे, प्रेसी और लेटर से ही आते हैं। ठीक है, कभी कभार बाई चांस प्रेसी के साथ आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या लेटर के साथ आपको रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है, ये भी देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर चांसेस हैं इसके। नॉर्मल सिनेरियोस के अंदर एसे, प्रेसी और लेटर ये वो चीजें होती हैं जो हमारे एग्जाम में आती हैं। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि इन अगर हम इन तीनों टॉपिक्स की बात करें, ठीक है, एसे, प्रेसी, लेटर, इन तीनों टॉपिक्स की बात करें तो डेजिग्नेटेड मार्क्स कितने होते हैं, किस टॉपिक को कितने मार्क्स एलोकेट किए जाते हैं, कितनी वर्ड लिमिट होती है और उसके हिसाब से हमें हर एक के अंदर कितना टारगेट स्कोर रखना चाहिए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसे की, ठीक है, तो ये मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के एसेज यहाँ पर आपके लिए यूज करें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अगर हम इन एसेज की बात करें तो 2017 के अंदर एसए के मार्क्स जो डेजिग्नेटेड थे दैट वाज 40 मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट वाज 350। ठीक है, इन 2018 द वर्ड लिमिट वाज 300 एंड द मार्क्स वर 40। ठीक है, similarly if you see in 2020 word limit is 400 and the marks is 40। तो अगर मैं एसए का पैटर्न देखूं स्टूडेंट्स तो कहीं ना कहीं इट हैज होवर्ड अराउंड 40 मार्क्स। ठीक है, एसए को जनरली हमारे नाबार्ड के पेपर में 40 मार्क्स एलोकेट होते हैं और वर्ड लिमिट जो है इट इज रेंजिंग फ्रॉम 300 टू 400 वर्ड्स। ठीक है, बट स्टूडेंट्स, माय सजेशन टू यू विल बी कि जब भी आप अपने एसे को प्रैक्टिस करें, प्लीज प्रैक्टिस फॉर 400 वर्ड्स। ठीक है, ज्यादा के लिए अगर आप प्रिपेयर होके जाएंगे, एग्जाम में कम वर्ड लिमिट आती है, आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रिपेयर ही केवल 300 वर्ड्स के लिए किया है तो फिर एक 400 वर्ड का एसे लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, एज फार एज एसे इज कंसर्न 400 वर्ड्स फॉर 40 मार्क्स। ठीक है, ये हमें अपने दिमाग में एक डेजिग्नेटेड मार्क्स और वर्ड लिमिट का रेशियो लेकर चलना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, ओके, अगेन 2021 और 2022 के यहाँ पर एसेज हैं 400 वर्ड्स 40 मार्क्स एंड इन 2022 ऑल्सो 400 वर्ड्स इन 40 मार्क्स। ठीक है, तो लास्ट 2-3 सालों से यही हमारा पैटर्न चला आ रहा है कि 400 वर्ड्स और 40 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं प्रेसी की बात करूं तो 2020 के अंदर 150 वर्ड्स का हमें प्रेसी लिखना था, 21 के अंदर 120 वर्ड्स फॉर 30 मार्क्स एंड 22 के अंदर 120 वर्ड्स फॉर 30 मार्क्स। ठीक है, तो अगर मैं मार्क्स की बात देखूं तो कहीं ना कहीं 20 to 30 वर्ड्स तो हम इसे 30 मार्क्स लेके चलते हैं, और अगर वर्ड लिमिट की बात करूं तो अगेन ये 120 to 150 के बीच में रेंज कर रहा है। सो आई सजेस्ट यू कि आप 150 वर्ड्स के अकॉर्डिंग अपना प्रेसी जो है उसे प्रिपेयर कीजिए, उसे प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करें, ट्राई राइटिंग प्रेसी फॉर 150 वर्ड्स। ठीक है, अगेन वही ज्यादा के लिए प्रिपेयर करके जाओ।
उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ लेटर की, तो लेटर 2020 के अंदर इट वाज ऑफ 20 मार्क्स एंड 250 वर्ड्स. अगेन इन 2021 इट वाज ऑफ 30 मार्क्स बट नो वर्ड लिमिट हैज बीन प्रोवाइडेड हियर. इन 2022 इट वाज ऑफ 30 मार्क्स एंड अगेन 150 वर्ड्स. ठीक है, तो लेटर एक ऐसी चीज है जिसके अंदर हमारी वर्ड लिमिट जो है वो बहुत ज्यादा चेंज कर रही है. ठीक है, 250 एंड 150, 100 वर्ड्स का हमारा यहाँ पे गैप आ गया और मार्क्स भी 20 to 30 मार्क्स का हमारा यहाँ पर एक गैप आ रहा है. ठीक है, सो स्टूडेंट्स बेसिकली इसके अंदर यहाँ क्या होगा कि 40 मार्क्स का आपका एक ऐसे होगा, 30 मार्क्स का लेटर और अप्रोक्सीमेटली 30 मार्क्स का प्रेसी राइटिंग. ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव जो पैटर्न है, टेंटेटिव मार्क्स का डेजिग्नेशन है वो हमारा रहता है. और अगर मैं स्पेसिफिकली लेटर्स की बात करूं, अगेन प्रिपेयर फॉर 250 वर्ड्स. ठीक है, आप 250 वर्ड्स के साथ अपनी प्रैक्टिस करके जाइए और ये मान के चलिए कि 30 मार्क्स एंड 250 वर्ड्स, दिस इज गोइंग टू बी द मार्क्स एंड द वर्ड लिमिट एज फार एज द लेटर इज कंसर्न. ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वाज द डेजिग्नेटेड मार्क्स एंड वर्ड लिमिट. ठीक है, उसके बाद में आता है कि टारगेट स्कोर जो है उसे हम कैसे अचीव करेंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ टिप्स की और कुछ मिस्टेक्स की. कुछ टिप्स जो आपको फॉलो करनी है और कुछ मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है ताकि इन तीनों ही कंपोनेंट्स के अंदर हम अपने टारगेट स्कोर को अचीव कर सकें. सबसे पहला आता है एस्से. एस्से के रिगार्डिंग है कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है. इफ यू आर समबडी जिसने अभी तक कोई एस्से नहीं लिखा, कोई एस्से की प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो कैसे प्रिपेयर करे. ठीक है, वो प्रिपेयर कर सकते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू. ठीक है, और अगेन मैं एस्से को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि आपने मार्क्स में देख लिया 40 मार्क्स का एक एस्से आता है हमारा यहाँ पे. ठीक है, अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग क्या है और ये कैसे होगी, चलो वो देखते हैं. तो सबसे पहले रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको क्या करना है, अगर आपने कोई भी एस्से अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है तो आप अपने पास में मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स, वो एसेज रखिए जिनके आपके पास आंसर्स भी अवेलेबल हैं. ठीक है, ऐसे टॉपिक के साथ साथ उसका एक डिटेल्ड आंसर आपके पास अवेलेबल हो, ऐसे आप सोर्सेज को उठाइए या ऐसे आप एसेज को उठाइए. ठीक है, आप उस मॉडल आंसर को गो थ्रू कीजिए. ठीक है, नोट्स नहीं बनाने, याद नहीं करना, जस्ट गो थ्रू इट. उसके बाद में आपको उस एस्से को लिखना है. ठीक है, राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. ठीक है, अदरवाइज अगर आप कोई एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उस एडिटोरियल्स को पढ़ने के बाद उसमें से एक 400 वर्ड्स का एस्से अपने वर्ड्स में लिखिए. ठीक है, एंड देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू कंपेयर. ठीक है, आपको कंपेयर करना है कि वो कौन से पॉइंट्स थे जो आपके एस्से में मिसिंग थे. ठीक है, वो कौन से एग्जाम्पल्स थे जो आप इंक्लूड कर सकते थे. इसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन और ब्रेनस्टॉर्मिंग का पार्ट. ठीक है, सो दिस इज द रिवर्स इंजीनियरिंग. जब आप ऑलरेडी अवेलेबल मटेरियल से अपनी स्किल्स को और ज्यादा एनहांस करोगे एज फार एज एस्से राइटिंग इज कंसर्न, सो दैट इज बेसिकली द आइडिया बिहाइंड रिवर्स इंजीनियरिंग. तो अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, सो प्लीज यूज दिस रिवर्स इंजीनियरिंग. उसके बाद में अगली जो टिप है दैट इज यूज सिंपल वर्ड्स एंड इजी ग्रामर. बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर एक इशू होता है कि मैम हमारी ग्रामर बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या हम इंग्लिश में बहुत फैंसी वर्ड्स का यूज़ नहीं कर पाते हैं. आपको यूज़ करना भी नहीं है. ठीक है, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा होगा, ठीक है, आप जितने सिंपल, जितनी नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इस इंफॉर्मेशन को दे सकते हैं उतना ज़्यादा बेटर होगा. ठीक है, और उतना ज़्यादा ईजी होगा उस टीचर के लिए भी अंडरस्टैंड करना इस चीज को. ठीक है, सो मेक द वर्क इजियर फॉर द एग्जाम इवैल्यूएटर. ठीक है, यूज सिंपल वर्ड्स, यूज स्मॉल सेंटेंसेस एंड यूज सिंपल ग्रामर. ठीक है, बहुत ज्यादा फैंसी बनाने के चक्कर में उसको खराब मत कीजिए. जितना सिंपल रखेंगे सामने वाले के लिए समझना उतना आसान होगा. ठीक है, सो दैट शुड बी योर सेकंड टिप कि डोंट रन बिहाइंड द फैंसी वर्ड्स, यूज सिंपल वर्ड्स एंड इजी ग्रामर. ठीक है, चलिए उसके बाद में आता है थर्ड कि वर्ड लिमिट को एडहेयर जरूर से करें. ठीक है, और दूसरा है टाइम एंड डिवीजन ऑफ टाइमिंग. ठीक है, कि आपको अपना टाइम जो है, जो आपके 90 मिनट्स हैं, वो इन तीनों कंपोनेंट्स में इस तरीके से डिवाइड करने हैं कि आपका कि जो आपका डिवीजन है, ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे में आपने पूरा 1 घंटा लगा दिया, अब सिर्फ आधा घंटा बचा और आधे घंटे में आप प्रेसी और लेटर दोनों लिख रहे हैं. ठीक है, ऐसा ना हो कि ऐसे तो जबरदस्त लिख दिया और प्रेसी और लेटर हमारा जबरदस्ती लग रहा है. ठीक है, ये चीज हमें नहीं करनी. हर एक कंपोनेंट को आइडियल टाइम देना है और हर एक की वर्ड लिमिट जो है उसे भी एडहेयर करना है. अब ये कैसे किया जाए? सो स्टूडेंट्स, ये एक टेंटेटिव टाइम है जो आप अपने जिसके अकॉर्डिंग आप अपने 90 मिनट्स को यूज कर सकते हो. ठीक है, ऐसे जो है उसको आप 40 मिनट्स दीजिए. ठीक है, ऐसे का टॉपिक आपको पढ़ना है, उसकी एक
उसका एक फ्रेमवर्क बनाना है कि उसमें बॉडी क्या होगी, उसका इंट्रोडक्शन क्या होगा, उसकी बॉडी क्या होगी, उसका कंक्लूजन क्या होगा, किस कंटेक्स्ट से आप स्टार्ट करेंगे, उसका बैकग्राउंड क्या देंगे, कैसे आप कनेक्ट करेंगे हर चीज को। तो ये चीजों में थोड़ा सा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग लगेगा। सो प्लीज गिव 40 मिनट्स एज फार एज द एसे इज कंसर्न। उसके बाद में आता है प्रेसी राइटिंग। गिव एटलीस्ट 25 मिनट्स टू प्रेसी, क्योंकि प्रेसी के अंदर आप पूरा पैराग्राफ जो होगा उसे पढ़ेंगे, उसे कॉम्प्रीहेंड करेंगे, उसके सेंटेंसेस बनाएंगे और फिर उसे टाइप भी करेंगे। ठीक है, सो दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ वर्क। सो स्टूडेंट्स ट्राई गिविंग 25 मिनट्स टू प्रेसी। उसके बाद में आता है लेटर ट्राई फिनिशिंग इट इन 20 मिनट्स। ठीक है, अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हैं सो इन 85 मिनट्स आपका पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके पास प्रूफ रीडिंग के लिए 5 मिनट और बचेंगे। एक बार पूरे पेपर को जल्दी से गो थ्रू करने के लिए अगेन यू विल बी लेफ्ट विथ 5 मिनट्स। सो दैट इज द आइडियल टाइम एलोकेशन जो आपको करनी चाहिए एज फार एज योर रियल एग्जामिनेशन इज ऑल्सो कंसर्न। ठीक है, उसके बाद अगर मैं आगे चलती हूं तो फिर आता है डाइवर्सिटी टू विन। ठीक है, ओके, बिफोर आई गो टू डाइवर्सिटी टू विन, जो वर्ड लिमिट वाला पॉइंट था उसको मैंने थोड़ा सा कम एक्सप्लेन किया यहाँ पर, वो बता देती हूँ कि वर्ड लिमिट में दो इश्यूज आते हैं कि या तो आप वर्ड लिमिट ज्यादा लिख रहे हैं या आप वर्ड लिमिट से कम जा रहे हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स कोशिश कीजिए कि ज्यादा तो ना ही जाए। ठीक है, 400 लिखा है तो 420, 430, 420 या 430 उसको क्रॉस मत करना। उसके बाद में आता है और नॉट इवन 430, 420 में किसी भी तरीके से उसे कंप्लीट करने की कोशिश कर देना। लेकिन अगर आपका वर्ड लिमिट कम रह रही है, ठीक है, सपोज एसे के अंदर 400 वर्ड्स हमारी वर्ड लिमिट है लेकिन आप 350 वर्ड्स लिख पा रहे हो, ठीक है, तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 350 वर्ड्स भी लिख पा रहे हो बट इन 350 वर्ड्स में आपने हर एक इश्यू को एड्रेस कर दिया है, ठीक है, दैट व्हाट, व्हाई, हाउ, इफ यू हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरी सच इश्यू तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप 350 वर्ड्स भी लिख कर आ रहे हो, दैट इज ओके, गिवन दैट यू हैव आंसर्ड ईच एंड एवरी कंपोनेंट, ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दैट एसे। ऑलराइट, उसके बाद में आता है हमारा डाइवर्सिटी टू विन। डाइवर्सिटी टू विन का मतलब होता है बहुत बार स्टूडेंट्स वही ऐसे प्रैक्टिस करते हैं, वही ऐसे प्रिपेयर करते हैं जिसके अंदर वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं। ठीक है, अगर मेरा एक फिलोसफिकल एसेज पर ग्रास्प है तो मैं कोशिश करूंगी कि मेरे सारे एसेज जो है मैंने फिलोसफिकल प्रिपेयर कर लिए। स्टूडेंट्स डोंट कमिट दिस मिस्टेक। ठीक है, 4 एसेज आए, बाई चांस अगर उसमें फिलोसफिकल एसे नहीं आया, ठीक है, सपोज आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, आपकी इकोनॉमिक्स अच्छी है और आपने सारे एसेज इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रिपेयर कर लिए बट वहां पे इकोनॉमी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है, व्हाट विल यू डू देन? सो इंस्टेड ऑफ प्रिपेयरिंग एसेज और इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग एसेज फ्रॉम जस्ट वन जॉनर, ट्राई प्रैक्टिसिंग डाइवर्सिटी ऑफ एसेज। ठीक है, आपके जो एसे टॉपिक्स हैं वो स्पेस, स्पोर्ट्स, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर, ग्रोथ एंड इश्यूज। एग्रीकल्चर पे लिटरली नाबार्ड के पेपर में काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्रीकल्चर इश्यूज, ठीक है, उससे रिलेटेड एसेज। इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इश्यूज, अगेन सोशल इश्यूज पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। विमेन एम्पावरमेंट, पॉपुलेशन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। सो स्टूडेंट्स प्रिपेयर ऑन अ डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, किसी भी एक टॉपिक को पकड़ के सिर्फ उसी जनर के क्वेश्चंस आप प्रिपेयर मत करके जाइए, प्रिपेयर इन डाइवर्सिटी। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लेटर्स की बात कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेटिंग लेटर्स भी आ जाते हैं। ठीक है, कि भाई बहन ने कोई स्कॉलरशिप जीत ली है, ये हो गया है, ठीक है, किसी का प्रमोशन हो गया है, तो इस तरीके के आपको लेटर्स आएंगे कि आपको उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना है या आपको उन्हें एडवाइस देनी है। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं भाई बहन तो आप एडवाइस दो, ठीक है, मानेंगे तो है नहीं। उसके बाद में आता है कंप्लेन टू एडिटर कि रोड्स ठीक नहीं है, डेंगू फैल रहा है, कुछ कुछ जो भी आप कंप्लेन्स होती हैं नॉर्मल सिटीजन्स की, तो उसके रिगार्डिंग आ जाता है कि कंप्लेंट्स टू एडिटर। उसके बाद में आता है सजेशंस टू द एडिटर। ठीक है, कि क्या सजेशंस होने चाहिए हमारी कंट्री के, जैसे अभी ओलंपिक्स हुए कि हम स्पोर्ट्स में और बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, विमेन सेफ्टी को और ज्यादा इंश्योर कर सकते हैं, तो इसके लिए अगर आपके कोई भी सजेशंस हैं वो आप एडिटर्स को लिख सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से प्रिपेयर फॉर अ डाइवर्सिटी ऑफ टॉपिक्स। ठीक है, मूविंग अहेड, उसके बाद में आता है यूज कीबोर्ड। ठीक है, अगेन ये इशू बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के साथ जो यूपीएससी से नाबार्ड में आए हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर हमें आदत होती है पेन एंड पेपर पे लिखने की, और जब हम नया नया कीबोर्ड लिखना स्टार्ट करते हैं, लिटरली बिल्कुल नहीं लिखा जाता। ठीक है, मुझसे भी नहीं लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ट्राई प्रैक्टिसिंग ऑन कीबोर्ड। ठीक है, जो भी आप ऐसे लिख रहे हैं कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कीजिए। एटलीस्ट 40 वर्ड्स पर मिनट तक की आपकी वर्ड लिमिट होनी चाहिए। ठीक है,
और एक और चीज यहाँ पे बताती हूँ, बहुत बार पहले भी रिपीट किया बट अगेन लेट मी रिपीट यू, जब कीबोर्ड पे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस ऑल्सो यू नो टाइपिंग इन ए नॉइसफुल एनवायरनमेंट, क्योंकि जब आप अपना नबार्ड का पेपर लिख रहे होगे ना, एक साथ बहुत सारे कीबोर्ड्स होंगे जो ठक 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 बज रहे होंगे, उस नॉइसफुल एनवायरनमेंट में आपको लिखने की आदत होनी चाहिए, उस नॉइसफुल एनवायरनमेंट में आपको सोचने की आदत होनी चाहिए। सो प्रैक्टिस इन अ नॉइसफुल एनवायरनमेंट। यूट्यूब के ऊपर प्लेलिस्ट मिल जाती हैं बैकग्राउंड नॉइस की, उसको यूज कर लो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये थी वो टिप्स जो मैं आपको देना चाहती थी। अब बात करते हैं वो मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है, ठीक है। सबसे पहली जो मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, दैट इज वीक इंट्रोडक्शन, ठीक है। द era we are living in, the first impression is the last impression, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन पढ़ते ही जो एग्जामिनर है, जो इवैल्यूएटर है, उसके दिमाग में आपकी एक छवि बन जाएगी। ट्रस्ट मी, ये होता है। अगर आप मुझसे बात भी कर रहे हैं तो जो भी मेरा फर्स्ट इंप्रेशन होगा, दैट इज गोइंग टू बी योर लास्ट इंप्रेशन, ठीक है। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप आगे जो आपकी बॉडी है उसको अगर थोड़ा सा एवरेज के अराउंड भी अगर आपने कोई एक आधा पॉइंट लिखा है वो चल जाएगा, बट आपका इंट्रोडक्शन जो है, इट हैज टू बी वेरी वेरी गुड, ठीक है, बिकॉज दैट इज वन थिंग विच इज गोइंग टू हैव अ लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द टीचर, ठीक है, ऑन द इवैल्यूएटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डू नॉट कमिट दिस मिस्टेक ऑफ हैविंग अ वीक इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसी भी हालत में आपको अपना इंट्रोडक्शन वीक नहीं रखना है। उसके बाद में आता है हार्श क्रिटिसिज्म और प्लीडिंग, ठीक है। आप सपोज अगर क्लाइमेट चेंज का कोई ऐसे आ जाता है या विमेन सेफ्टी का कोई इश्यू आ जाता है, आप उसके अंदर गवर्नमेंट को या किसी को भी बहुत ज्यादा हार्श क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आप वहां पर पॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट्स नहीं लेंगे, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि योर essay it should not look like a polarized essay, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप फार राइट फार लेफ्ट व्यू पॉइंट्स के साथ अपना ऐसे लिख रहे हो। प्लीज अवॉइड ऑल दीज पॉलिटिकल अंडरटोन्स, ठीक है। प्लीज अवॉइड हार्श क्रिटिसिज्म, ठीक है। आपको एक मल्टी डायमेंशनल ऐसे लिखना है। आपको प्रॉब्लम्स को जो है एक जिसे हम कहते हैं एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, उस तरीके से आपको अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखना है, प्लस उनके सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज करे जा रहे हैं, ठीक है। एंड अगेन दिस इज वेरी इट शुड बी वेरी easier for you to understand that why I am saying so. Just imagine that you are talking to a person, ठीक है। आप एक इंसान से बात कर रहे हैं और वो इंसान आपको केवल नेगेटिव नेगेटिव चीजें बोले जा रहे हैं, ठीक है। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ नहीं नहीं नहीं, ये गलत वो गलत। आफ्टर अ पॉइंट you will also feel drained, you will also feel that this person is so toxic, this person is so negative, इनके पास solution तो कुछ नहीं है, बस प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बता रहे हैं, ठीक है। सो yes, problems are there and you have to write them, but you have to write them as constructive criticism and not harsh criticism. Plus you always have to provide solutions and not just talk about the problems, ठीक है। उसके बाद में आता है lot of grammatical mistakes, ठीक है। देखो, हमें fancy grammar use नहीं करनी, fancy words use नहीं करने, but at the same time ऐसा भी ना हो कि हम is am are was were की गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। ये basic चीजें हैं जो हमारी गलत नहीं होनी चाहिए। So please make sure that you are not committing a lot of grammatical mistakes. Moving ahead, writing points as you please, ठीक है। मस्ताने हो के पेपर नहीं लिखना है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ना हो कि आपका कोई पढ़ा हुआ टॉपिक आ गया और आप बहते चले गए, पता ही नहीं है कि कौन सा इंट्रोडक्शन कहाँ जा रहा है, पॉइंट्स कहाँ जा रहे हैं। आपका जो आपका ऐसे है, इट शुड फ्लो, ठीक है, एकदम ऐसे फ्लो करना चाहिए कि हाँ, इंट्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पैराग्राफ उसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, ठीक है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द इश्यूज, ठीक है, ये सारा कनेक्टेड लगना चाहिए, ठीक है। कनेक्शन के लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अगर आप प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फर्स्टली, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे जब आ रहे हैं तो रैंडमली आप उसे स्टार्ट नहीं कर रहे, ठीक है, कि अदर देन दिस देयर आर डैश 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 प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीजों को कनेक्ट करके लिखना है, ताकि आपका एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ ये ना लगे कि अरे ये तो कुछ भी लिख दिया इन्होंने, ये अचानक से क्या हो गया, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो वो एक मीम होता है ना, जज्बात बदल दिए, वक्त बदल दिया, वैसा मत करना, ठीक है। इट शुड फ्लो, एक फ्लो होना चाहिए, एक कोहेरेंस होनी चाहिए आपके ऐसे के अंदर। सो प्लीज डोंट राइट पॉइंट्स एज यू प्लीज, जैसे मन करे एकदम मस्ताने होके वो मत करना। आराम से एक फ्लो में एक कोहेरेंस के साथ आपने अपने ऐसे को लिखना है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द मिस्टेक्स विच यू हैव टू अवॉइड एज फार एज योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश पेपर इज कंसर्न, ठीक है। आगे चलते हैं।
उसके बाद में आता है कि अब एग्जाम से पहले हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट आर द थिंग्स विच वी शुड टेक केयर एंड व्हाट इज द आइडियल वे ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। सो फर्स्ट इज फाइंड आउट एंड रीड एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल अबाउट द रेलिवेंट और टेंटेटिव टॉपिक्स। जो आपके रेलिवेंट और टेंटेटिव ऐसे टॉपिक्स हैं उसके रिगार्डिंग आप जितनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं, ठीक है, जितना डेटा आप इकट्ठा कर सकते हैं, जितने अच्छे एग्जाम्पल्स, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज अगर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लीज पिक देम अप, ठीक है। उन स्टोरीज को, उन एसेज को, उन एग्जाम्पल्स को, उन कोट्स को, ठीक है, कोई डेटा है उसको आप अपने पास प्लीज स्टोर करके रखिए, ठीक है। लर्न एंड मेमोराइज दैट मटेरियल, ठीक है। अगेन सिर्फ स्टोर करके मत रखिए, उसे लर्न कीजिए, उसे मेमोराइज कीजिए। कोट्स जो हैं वो आपको एज इट इज याद होने चाहिए, इट विल मेक अ वेरी नाइस इंप्रेशन। उसके बाद में आता है रिव्यू द नोट्स एंड द मटेरियल्स फ्रीक्वेंटली, ठीक है। आपने जो भी मटेरियल बनाया है उसे फ्रीक्वेंटली आप रिवाइज करते रहिए, ठीक है, देखते रहिए अगर उसमें कुछ नया एडिशन है, कुछ चेंज है या नहीं है। उसके बाद में आता है कि एक और जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का काम आपको यहाँ पर करना है कि जो मेजर थीम्स हैं, अगर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करोगे तो आपको कुछ थीम्स समझ में आएगी, जैसे एग्रीकल्चर एंड इश्यूज, इकोनॉमिक इश्यूज, सोशल इश्यूज। तो ये कुछ थीम्स हैं जिनके ऊपर रेपिटेटिवली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेक नोट्स अकॉर्डिंग टू द थीम्स, आइडियाज एंड द पैटर्न्स, ठीक है। जो पैटर्न्स हमें पीवाईक्यूज में देखने को मिलते हैं, द पैटर्न्स विच आर रीअकरिंग इन द नेचर। सो प्लीज ट्राई मेकिंग नोट्स, try preparing the tentative topics as per those themes, ठीक है। उसके बाद में आता है प्रैक्टिस योर क्रिटिकल एंड ड्राफ्टिंग स्किल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, किन किन सोर्सेज से आप पढ़ सकते हो वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ, बट उससे पहले हमारा लास्ट पॉइंट जो है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करनी है, आई थिंक ये इंटरफेस सामने ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, ओके। बट स्टूडेंट्स बेसिकली यहाँ पर जो चीज़ है वो ये है कि जब आपका पेपर होगा या जो आपका इंटरफेस होगा उसके अंदर ऐसा नहीं होगा कि आपको वर्ड फाइल की तरह एक पूरा पेज मिलेगा। बेसिकली इतनी ही स्पेस के अंदर, ठीक है, इतनी ही स्पेस के अंदर आपको टाइपिंग करनी है और ये यहाँ स्क्रॉल बार होगा जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है। व्हाई आई एम शोइंग यू दिस इंटरफेस एंड व्हाई आई एम आस्किंग यू टू प्रैक्टिस ऑन सच ए इंटरफेस, ठीक है। नोटपैड ऐप जो होता है वो हमारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स पे होता है, उसको 1/3 पे रिड्यूस करके और फिर ये प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब एक वर्ड फाइल का या एक फुल प्रूफ हमारे पास वो होता है, इंटरफेस होता है, ठीक है, एक काफी ब्रॉड लेंथ का इंटरफेस जब हमारे पास होता है, नॉर्मल जैसे वर्ड वगैरह में हम टाइपिंग करते हैं, तो उसके अंदर टाइप करना, उसके अंदर अपनी मिस्टेक्स को हाईलाइट कर पाना, इट इज कंपैरेटिवली इजी। बट इन द रियल एग्जामिनेशन दिस इज द काइंड ऑफ इंटरफेस विच विल बी प्रोवाइडेड टू यू एंड यू हैव टू मेक श्योर कि आप इस इंटरफेस के साथ कंफर्टेबल हैं, ठीक है। छोटा छोटा आप लिखोगे और उसके अंदर आपको मेक श्योर करना है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो। यहाँ पर अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना और ठीक करना, उसमें आपका बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, ठीक है। सो प्रैक्टिस ऑन सच एन इंटरफेस, ठीक है। एग्जाम से पहले इस तरीके के इंटरफेस में आप प्रैक्टिस कीजिए। और जो मैंने बात की थी कि आप नोट्स वगैरह बनाइए, तो वो आप कहां से बना सकते हो, उसके लिए हियर आर द सोर्सेज। एसे राइटिंग के लिए बहुत सारे कोचिंग मटेरियल्स के सैंपल एसेज अवेलेबल होते हैं, वो आप यूज कर सकते हैं, प्लस आर्टिकल्स, ठीक है। जो मैंने बताया कि पीवाईक्यू से आप थीम्स उठाइए, उन थीम्स के बेसिस के ऊपर आप अपने आर्टिकल मतलब अपने नोट्स जो हैं या अपना डेटा जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। कोई आर्टिकल पढ़ के आपको लग रहा है कि अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगा, या ये वाली स्टोरी जो है ये एक बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन बनेगी। सो प्लीज ट्राई हैविंग सच रेडीमेड इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स फॉर सर्टेन थीम्स विच आर रीअकरिंग इन नेचर। उसके बाद में आता है प्रेसी राइटिंग। प्रेसी राइटिंग के लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स आर द बेस्ट सोर्स। जो न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स हैं उनके प्रेसीज लिखने की कोशिश कीजिए। उसके बाद में आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। इसके लिए तो जो वेरियस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो सैंपल हमारे पास रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन अवेलेबल हैं, पीवाईक्यूज अवेलेबल हैं, आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आता है लेटर रिपोर्ट। अगेन सैंपल जो मटेरियल अवेलेबल है प्लस पीवाईक्यूज, यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज अबाउट द सोर्सेज। अब हम चलते हैं कि एग्जाम के टाइम आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। जो एग्जाम से पहले पढ़ा दैट इज वन थिंग, बट एग्जाम वाले दिन जब आप एग्जाम लिख रहे हैं तब आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, पहले अभी हम वो देख लेते हैं।
सबसे पहले आता है कि आप जब भी एस्से लिख रहे हैं, खासकर एस्से और एस्से के अलावा अगर मैं लेटर की भी बात करूं, रीड द टॉपिक्स केयरफुली। कई बार हम ना सिर्फ वुमेन पढ़ते हैं और हमें लगता है अरे ये तो वुमेन पे तो मैं पढ़कर आया हूं तो चलो शुरू कर देता हूं। आप जो पढ़कर आए हो आपको वो नहीं बताना, जो वो पूछ रहा है आपको वो बताना है, ठीक है। सो प्लीज स्टूडेंट्स रीड ईच एंड एवरी टॉपिक केयरफुली और उसके बाद बहुत ध्यान से आप अपना टॉपिक चूज कीजिए, ठीक है। कई बार ये भी होता है कि हमें लगता है कि यार इसमें ना मेरे पास ये एक पॉइंट बहुत अच्छा है। प्लीज मेक श्योर कि एक पॉइंट से आप 400 वर्ड्स नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। तो आपको ओवरऑल एक व्यू पॉइंट लेके चलना है कि क्या मेरे पास यहाँ पे एक अच्छा इंट्रोडक्शन, यहाँ पर वेरियस डायमेंशंस हैं कवर करने के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप अपना ऐसे का टॉपिक चूज कीजिए। उसके बाद में आता है प्लान टाइम एलोकेशन, जो हमने टाइम यहाँ डिसाइड किया था, ठीक है। और इसके अंदर भी प्लान टाइम एलोकेशन वैसे बेसिकली ना ये चीज बिफोर द एग्जाम हो जानी चाहिए। एग्जाम से पहले जब आप अपनी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उस टाइम पर भी आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइम में मुझे ब्रेनस्टॉर्मिंग को देना है, कितना टाइम मेरा टाइपिंग में लग रहा है और कितना टाइम मेरा प्रूफ रीडिंग में लग रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिस एक्चुअली आपको एग्जाम से पहले कर लेनी चाहिए। एग्जाम वाले दिन बस आपको इंश्योर करना है कि वो ठीक से एग्जीक्यूट हो, ठीक है। उसके बाद में आता है चॉक आउट अ रफ ड्राफ्ट, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हमने टॉपिक पढ़ा और हम ठक 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 लिखना शुरू कर देते हैं। ऐसे मत करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब तक आप ऐसे के बीच में पहुंचते हो ना, आपको लगता है यार सारे पॉइंट्स तो एग्जॉस्ट हो गए, मुझे तो पता ही नहीं था मुझे और क्या क्या लिखना है, अब मैं क्या करूं, ठीक है। इस सिचुएशन में मत पहुंचना। सो प्लीज प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट बिफोर हैंड, ठीक है। व्हाट आर द पॉइंट्स यू आर गोइंग टू राइट, व्हाट इज गोइंग टू बी योर इंट्रोडक्शन, व्हाट इज गोइंग टू बी योर कंक्लूजन, ठीक है। व्हाट आर गोइंग टू बी द पॉइंट्स, हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट between one paragraph and the another. All these points should be there in your mind before you actually start typing the essay, ठीक है। तो आपको एक रफ ड्राफ्ट जो है ऐसे लिखने से पहले वो जरूर बना लेना है एग्जाम में भी। उसके बाद में आता है select a pattern in appropriate for each of the keywords identified and strategize the responses on a piece of scrap paper, ठीक है। कि जो भी हमसे वहां चीज पूछी गई है, ठीक है, जो भी कीवर्ड्स हैं उसको आप एक पेपर पे लिख लीजिए और उसके अराउंड आपका ऐसे होवर करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है राइट आउट योर पॉइंट्स एज क्विकली एंड एज नीटली एज यू कैन, ठीक है। इसका भी बहुत ध्यान रखना। कई बार क्या होता है, हम रफ ड्राफ्ट बनाने के चक्कर में पूरा ऐसे ही रफ शीट में लिख देते हैं, ठीक है। टाइम वेस्ट मत करना ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स में, ठीक है। कि कॉजेज पूछे तो कॉजेज के अंदर जैसे अगर सपोज करो विमेन सेफ्टी का अगर इशू आता है, या अगर मैं बात करूं विमेन एम्पावरमेंट का, ठीक है, तो विमेन एम्पावरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर रीजंस पूछे जाएं तो आपको यहाँ लिखना है कि सोशल लेवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडिविजुअल लेवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, सोशल लेवल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए जवाहरलाल नेहरू का शायद एक कोट था कि इफ अ वुमेन इज एजुकेटेड द एंटायर विलेज इज एजुकेटेड। तो इस तरीके का आपको यहाँ पे लिख लेना है कि JN कोट, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का कोट है, ऐसे ऐसे। तो एक बहुत रफ और बहुत क्विकली बनाना है आपको, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर कि ये पॉइंट्स नीट हो, ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि ये क्या लिखा था, ये क्या लिखा था, ये क्या लिखा था, ठीक है। और जब आप टाइप कर रहे हो ना अपना ऐसे, इन पॉइंट्स को ऐसे कट करते जाना कि हाँ ये मैंने लिख लिया है, ये मैंने लिख लिया है, टू मेक श्योर कि इसमें से कोई चीज रहे ना, ठीक है। और अगर कई बार क्या होता है, ऐसे लिखते लिखते पॉइंट्स दिमाग में आते हैं, सीधा जाके यहाँ पर ऐड करना, ये मत सोचना इसको मैं बाद में लिखूंगा, लास्ट होते होते आप वो पॉइंट भूल जाओगे, पक्का बता रही हूँ, पक्का भूल जाओगे। तो उस चीज को लिख लेना। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने पॉइंट्स को लिख रहे हैं, क्विकली लिख रहे हैं और नीटली लिख रहे हैं, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर प्रैक्टिसिंग ड्यूरिंग द एग्जाम, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि बैकअप योर थीसिस बाय यूजिंग स्पेसिफिक रेफरेंस टू द पॉइंट, ठीक है। आपको ना जो भी आप पॉइंट्स लिख रहे हैं, जब आप कॉजेज लिख रहे हैं, जब आप रीजंस लिख रहे हैं, जब आप वे फॉरवर्ड लिख रहे हैं, बार बार एक बार पीछे जाके देखते रहिए कि इज इट कनेक्टेड टू माय ऐसे टॉपिक, इज इट कनेक्टेड टू माय ऐसे टॉपिक। कहीं ऐसा ना हो कि आप बहते चले जाओ और टॉपिक से बिल्कुल बाहर हो जाओ, ठीक है। अपनी लाइन से, अपने पाथ से आपने नहीं हटना है, ठीक है। उसके बाद में आता है कि रिमेंबर टू प्रूफ रीड योर आंसर्स, ठीक है। जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं मेक श्योर करो, या जो भी एस्से, लेटर, प्रेसी आपने लिखा है, मेक श्योर दैट यू आर प्रूफ रीडिंग इट, ठीक है। दोबारा देखो कि कोई पॉइंट गलत तो नहीं लिख दिया है, कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं हो गया, कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हो गई। तो क्विकली एक प्रूफ रीड आपने जरूर करना है एग्जाम वाले दिन, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर डूइंग ड्यूरिंग द एग्जाम। एंड वन थिंग आई विल सजेस्ट कि इनको एग्जाम दिन के लिए मत रखना, जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो make sure that you are practicing each and everything so that it becomes a habit for you. All these points start coming naturally to you, so you have to make sure that as well, ठीक है।
तो अब हमने सारी बातें डिस्कस कर ली हैं, सोर्सेस क्या होंगे, मार्क्स क्या होंगे, क्या क्वेश्चंस होंगे, क्या वर्ड लिमिट्स होगी, क्या टाइम डेजिग्नेट करना है, ईच एंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश हैज बीन डिस्कस्ड हियर। उसके बाद में आता है कि हमारा टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि अगर मैं कट ऑफ्स देखती हूँ या अगर आप मेरी कट ऑफ वाली वीडियोज जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आप खाली आपका ये कि यार कैसे जैसे बस एक बार फेस टू निकल जाए, इंटरव्यू में मैं अच्छा स्कोर कर लूंगा, अगर आप इस माइंडसेट के साथ जा रहे हो तो 65 के करीब मार्क्स भी आपके ठीक हैं आउट ऑफ 100। बट स्टूडेंट्स, इफ यू वांट टू क्लियर फेस टू विद अ कंफर्टेबल मार्जिन, ठीक है, अगर आपको एक अच्छे कंफर्टेबल मार्जिन के साथ अपना फेस टू क्लियर करना है, देन आई विल सजेस्ट दैट टारगेट अराउंड 70 टू 75 मार्क्स। ठीक है, आपके मार्क्स जो है ना वो 70 टू 75 मार्क्स की रेंज में होने चाहिए अगर आप एक कंफर्टेबल पोजीशन के साथ अपना फेस टू एग्जाम जो है उसे क्लियर करना चाहते हो। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, ऑन दिस नोट आई हैव डिस्कस्ड ईच एंड एवरी इंपॉर्टेंट थिंग एज फार एज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश component is concerned, and this is our YouTube channel. Please do subscribe it, and if you want the PDF of this video then please join our Telegram channel. ठीक है, इस वीडियो की जो PDF है, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर आपसे डिस्कस करी हैं, अगर वो सारे पॉइंट्स आपको अपने पास चाहिए तो टेलीग्राम पे आपको PDF मिल जाएगा और उससे आप एक्सेस कर लेना। ठीक है, so students, that was all about our today's video and I hope you liked it. If you have any suggestions, if you want to ask me something else, please do write it in the comment sections below. I'll be more than happy to answer. And on this note, I take a leave from you and I wish you all the very best for your upcoming exam.